नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर डीपी रावत ने। रावत जी, आपने बताया कि आपके पास है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड जिसमें 2000 की एसआईपी आप कर रहे हैं, यूनियन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 3000 रुपीज, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 1000, एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड में 1000, आईसीसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 में 1000, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस फंड में 1000 रुपीज। और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको कुछ बदलाव करना चाहिए, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है। आपके जो फंड्स हैं उनके बीच में सही तालमेल नहीं है। मेरी राय ये होगी कि यदि आप एसआईपी कर रहे हैं, आप सिर्फ 4 स्कीम में एसआईपी कीजिए। एक इंटरनेशनल फंड आपके पास है, उसे आप बिल्कुल रहने दें पोर्टफोलियो में, आईसीसी प्रूडेंशियल नेस्डेक 100, और 3 फंड्स जो हैं वो आपके डोमेस्टिक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हो तो ये अच्छा रहेगा। तो उसमें यदि देखा जाए तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आप रख सकते हैं। हालांकि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में है, ये एक फंड रखा जा सकता है। उसके अलावा आपके पास नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और आपके पास कोई मिड कैप अलग से या स्मॉल कैप फंड नहीं है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है। यूनियन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, यदि टैक्स सेविंग के हिसाब से आपको एक फंड रखना है तो इस फंड में आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही यदि एक थीमेटिक फंड आप रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं। वैसे आपके लिए मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है। यदि रखना है तो जैसे कि थीमेटिक फंड, ये निफ्टी डिफेंस फंड आपके पोर्टफोलियो में है, आप इसे जारी रख सकते हैं इसमें एसआईपी। बट इसके अलावा बाकी फंड्स में आप एसआईपी बंद कर दें। आप जो एसआईपी का अमाउंट है उसे इन फंड्स में आप डिफेंस फंड में एसआईपी का अमाउंट ना बढ़ाएं। बाकी इसके अलावा जैसे कि आपके पास में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। साथ ही नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी आप एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दें, और नेस्डेक 100 में भी एसआईपी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 4 फंड्स काफी हैं इस वक्त पर। जो फंड्स आपने लिए हुए हैं बाकी के, उनमें एसआईपी रोकी जा सकती है। साथ ही 2 लाख रुपए के बारे में जो आपने पूछा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कितनी लंबी अवधि का है। लेकिन फिर भी इस वक्त पर मार्केट की जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि आप इस पैसे को 2 स्कीम में डिवाइड कर लें और दोनों ही हाइब्रिड फंड्स होंगे। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल असेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड और दूसरी स्कीम होगी महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। तो 1-1 लाख रुपए दोनों स्कीम में डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अविरल ने। अविरल, आपने बताया है कि आपकी एज है 46 ईयर्स की और आप 5000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं 10 से 15 साल के लिए, और आपको मैं मदद करूं आपका पोर्टफोलियो बनाने में। तो देखिए, 5000 की एसआईपी करनी है तो मैं कहूंगा कि सिर्फ 2 स्कीम में आप इन्वेस्ट कीजिए, एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में आप कोटक मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं, और फ्लेक्सी कैप के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड सही रहेगा। इन 2 फंड से आप शुरुआत कीजिए, दोनों में आप 2,500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। और साथ ही आप शुरुआत 5000 से कर रहे हैं, लेकिन ईयर आफ्टर ईयर इस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते रहें, और इसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है बीआरजे ने। और आपने बताया है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड में, 10% एडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड में, और 20% मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड में। तो क्या ये सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो का 40% एलोकेशन आपका इंटरनेशनल फंड्स में हो रहा है। आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए, और यहां पर आपने 3 अलग अलग कंट्रीज के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो नेस्डेक 100 फंड है उसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन जापान और चाइना के फंड से यदि आप एग्जिट करें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। ये मेरी आपके लिए राय है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मलय चक्रवर्ती ने। और मलय जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 42 ईयर्स की
और पिछले 1 साल से आप एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक आपकी एफडी मैच्योर हुई है और 1 लाख रुपए आपको मिला है। तो आप जानना चाहते हैं कि एक मुश्त आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया एसआईपी के ज़रिए तो वहाँ पर आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले होंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस वक़्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप यदि एक हाइब्रिड फंड में इन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतर होगा और इसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड एक अच्छी चॉइस रहेगी। फिलहाल आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और 3 साल तक वहां इन्वेस्टेड रहिए। उसके बाद जैसी स्थिति होगी आप डिसीजन ले सकते हैं। वहां पर यदि आपको लगेगा कि फिर किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मेरी राय इस पैसे को इन्वेस्ट यदि आपको करना है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड आपके लिए सुटेबल रहेगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये जिन्होंने पूछा है सवाल उनका यूट्यूब हैंडल है स्टडी पॉइंटर के नाम से। तो आपने अपना नाम नहीं बताया है। आपका सवाल मैं ले रहा हूं, आपने कहा है कि 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और आप जानना चाहते हैं कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों में से किस में इन्वेस्ट करूं। दोनों ही फंड्स अलग हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जहां पर इक्विटी और डेट का एलोकेशन जो होता है वो समय समय पर कम और ज्यादा हो सकता है और इस वक्त पर करीब 50% एलोकेशन जो है वो इक्विटी में है। जबकि यदि बात की जाए निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड की तो ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% रखना जरूरी होता है नियमों के तहत और इस वक्त पर जो एलोकेशन है वो 70% से भी अधिक है। तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जोखिम थोड़ा कम हो, इक्विटी का जो उतार चढ़ाव का रिस्क है वो कम हो, तो आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड चुन सकते हैं। अदरवाइज आप निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो 15 ईयर्स का है और 15 ईयर्स के लिए देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स ज्यादा सुटेबल माने जा सकते हैं। तो इस वक्त पर जो वैल्यूएशंस हैं मार्केट की, इक्विटी मार्केट की, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन पैसों को इन्वेस्ट कर लें और 1-2 साल के बाद आप फिर से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और फिर हो सके तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में स्विच कर लें और फिर वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है हर्षुख लाल अभानी ने। हर्षुख लाल जी, आपने बताया कि आपकी एज है 65 ईयर्स की और आपने अभी 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में। 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में और साथ ही आपने एफडी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और अब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सही निर्णय है आपका। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में मेरी राय है कि आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करें और हाइब्रिड फंड्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं। इवन यदि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग फंड्स में जो एलोकेशन है वो अलग तरह का हो सकता है या जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है उसमें भी काफी अंतर देखा जा सकता है। तो मैं कुछ फंड्स के आपको नाम सजेस्ट कर रहा हूं, आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। और एक फंड होगा यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही आप एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अशोक कुमार ओझा जी ने। अशोक कुमार जी, आपने पूछा है कि 15 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ में आपको 4 फंड के नाम चाहिए। तो लंबा नजरिया है, आप एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। मल्टी कैप के लिए आप कोटक मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और फ्लेक्सी कैप के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस रहेगी। उसके अलावा क्योंकि बात अगेन लॉन्ग टर्म की हो रही है तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड सही
चॉइस रहेगी। तो मल्टी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और इंटरनेशनल फंड के लिए नैस्डैक 100 फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में इसी तरह से पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।